साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए साल में क्या कुछ हो रहा है। जब सब जगह हो रहा है तो कोर्ट कचहरी से कैसे ना हो। दोस्तों, मैं हाई कोर्ट के एक शानदार फैसले की जानकारी देना चाहता हूं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फैसलों की जानकारी दूंगा। लेकिन नए साल के साथ ही कोर्ट ने, और वो भी मद्रास हाई कोर्ट ने, एक ऐसा जबरदस्त फैसला दिया है दोस्तों, जो स्टालिन सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बहुत ही बड़ा झटका। और जब मैं इन फैसलों की जानकारी दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सिस्टम कैसे बदलता जा रहा है। इस फैसले से एक और बड़ी बात समझ में आएगी दोस्तों, कि अभी तक बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में भी नहीं है, कहीं दबी हुई है, कुचली हुई है, कोई जानकारी नहीं है। यह हमारी आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है दोस्तों। अगर हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो पता भी नहीं चलता। और यह भी पता चलता है दोस्तों कि किस प्रकार से आज की कुछ सरकारें इतिहास के पन्नों को भी मटिया मेट कर देना चाहती हैं, उन्हें हमारी स्मृतियों से मिटा देना चाहती हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि आजादी का पहला आंदोलन 1857 यही था ना। लेकिन क्या आप जानते हैं, तमिलनाडु में 100 साल पहले, जी हां बड़े ध्यान से सुनिए, 1857 से भी पहले, 100 साल पहले तमिलनाडु की पहाड़ियों में एक लड़ाई हुई थी और अंग्रेजों को कल्लर समुदाय ने धूल चटा दी थी। उन्हीं की स्मृतियों में कुछ बनाना था। स्टालिन सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही थी। हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट में किसके पास पहुंचा जानते हैं? हाई कोर्ट में जस्टिस स्वामीनाथन के पास पहुंचा, और उन्होंने जो फैसला दिया आज उसी को डिकोड करने जा रहा हूं। जस्टिस स्वामीनाथन तो जानते हैं ना, वही जिन्होंने तमिलनाडु के एक मंदिर में दीप जलाने की इजाजत दी थी और जिस पर इतना बवाल बचा था। क्या है पूरी कहानी? सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ बड़े फैसले आपको अभी दिखाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। जब सिस्टम बदल रहा है तो सोच लीजिए, ये एक बहुत बड़ा नव जागरण का भी काल है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे भी दोस्तों। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपके पास है। ग्रुप से जुड़ना चाहें सीधा जय सिया राम लिखकर भेजिए। और मेरी पुस्तक खरीदने में जो संघ की अनसुनी कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही है, अब प्रकाशक महोदय से बात हुई, वो भी बहुत खुश हैं कि लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। अभी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला भी होगा, वहां पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है, तो जरूर खरीदिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको उस युद्ध की जानकारी देता हूं दोस्तों, फिर आपको फैसला बताता हूं। युद्ध क्या है? 1755 में दोस्तों, भाई ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में आ चुकी थी। और भारत में तमिलनाडु में जो मदुरै है, तिरुनेलवेली, ये दो शहर का नाम है, हो सकता है नाम में कुछ वो हो दोस्तों, यहां की पहाड़ियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही थी। ये वाकया है दोस्तों 1755 का। और कौन था कर्नल? नाम बताता हूं, कर्नल अलेक्जेंडर हेरोन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का प्रमुख, और स्थानीय कल्लार उन योद्धाओं से झगड़ा हो रहा था। क्यों? वो पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे। वहां पहाड़ियों में एक मंदिर था, तिरुमोगुर, वहां पर बड़ी संख्या में जैसे खजाने होते हैं ना, पीतल की मूर्तियां, अन्य कीमती सामान, तमाम चीजें, बल्कि पूरे इलाके को कब्जा करना चाहते हैं, जैसे आजकल भी हो रहा है पहाड़ियों पर कब्जा करने का। और जो समुदाय है उस समय, कल्लर समुदाय, उन लोगों ने बुरी तरह से हराया, धूल चटा दी। किसी को नहीं पता, वरना क्या आप और हम जानते हैं कि इतने साल पहले, आजादी के पहले आंदोलन से भी 100 साल पहले, तमिलनाडु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे पीटा गया, भगाया गया, उसको धूल चटाई, नहीं पता। उसी की याद में दोस्तों एक स्तूप बनाने का प्रयास चल रहा था तमिलनाडु में।
अब इसमें किसको क्या युद्ध आपत्ति हो सकती है? दरअसल इसका नथन कनवाई युद्ध, उस युद्ध को बोलते हैं। नथन कनवाई युद्ध की स्मृति में एक स्तूप बनाने के लिए काफी समय से प्रयास चल रहा था। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जो उस राष्ट्रवाद की भावना को जगाना चाहते हैं, लगातार जा रहे थे, लगातार उसमें अड़चनें डाली जा रही थी। और आप तो जानते हैं ना स्टालिन सरकार का हाल किस तरीके से काम करती है। यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में किसके? जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। आप जानते हैं इन्होंने अभी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया मंदिर में दीप जलाने का। अब स्टालिन सरकार को इतना बुरा लगा कि सीधे इंपीचमेंट पर आ गए और अब भी लागू नहीं है ये फैसला। दोस्तों याद रखिए, ये फैसला लागू न होने का मतलब संविधान की धज्जियां उड़ाना। याद रखिए इस बात को। जस्टिस स्वामीनाथन ने इस याचिका पर सुनवाई की। देखा क्या मांग हो रही है, बोला हमें स्तूप बनाना है, ये दे ही नहीं रहे। उन्होंने तुरंत ये आदेश दिया और ये फैसला दोस्तों याद रखिए 18वीं सदी में गुलामी के दौर में भारतीयों के प्रतिरोध की एक प्रेरक अध्याय के रूप में दर्ज है। क्यों ये मामला आया, ये बात भी आप समझ लीजिए। जो स्थानीय तहसीलदार है ना दोस्तों, जब उनके पास गया कि हम एक स्तूप बनाना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया, अनुमति नहीं दी। क्या हम अपने इस पुराने, सैकड़ों साल पुराने, जहां हमारे राष्ट्रवादी लोग युद्ध कर रहे थे, क्या उनकी याद में स्तूप नहीं बनाया जा सकता? मना कर दिया। हाई कोर्ट पहुंचना पड़ा। जब इस पर सुनवाई कर रहे थे जस्टिस स्वामीनाथन, तब उन्होंने चिंता जताई कि आज की पीढ़ी को भारत के औपनिवेशिक शासन का इतिहास पता नहीं है, ना ही उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराने के लिए लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में ही जानकारी है। और जस्टिस स्वामीनाथन ने जो कहा दोस्तों, वो लेफ्ट लिबरल गैंग के मुंह पर किसी तमाचे की तरह है। हम लोग तो अभी तक सुनते आए ना कि इतिहास बदल दिया गया। कैसे बदला गया या कैसे बदलने की कोशिश होती है, उसका यह उदाहरण है। जस्टिस स्वामीनाथन कहते हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, राज्य में अगर स्टैन स्वामी की याद में पत्थर का स्तंभ लगाया जा सकता है, नाम ध्यान दीजिएगा, स्टैन स्वामी, अभी इनके बारे में भी बता दूंगा आपको। राज्य में अगर स्टैन स्वामी की याद में पत्थर का स्तंभ लगाया जा सकता है, जिनका जीवन काफी विवादास्पद रहा, जो कथित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा रहा, अगर उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो निश्चित रूप से नथन कनवाई युद्ध की स्मृति में स्तूप स्थापित करने के लिए भी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ा रहा, उसको तो आपने तुरंत दे दिया, यहां बना लो स्तंभ। कौन है ये स्टैन स्वामी, बताऊंगा आपको। और जो राष्ट्रवाद से युद्ध है, स्वतंत्रता संग्राम है एक तरीके से, उसके लिए आपको इजाजत भी नहीं दी जाती, इजाजत मांगने की जरूरत पड़ती है। जस्टिस स्वामीनाथन आगे कहते हैं, इस विडंबना की ओर इशारा करते हुए, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, जिस भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे व्यक्ति ने काम किया, ऐसे व्यक्ति मतलब स्टैन स्वामी ने, उसी भूमि पर उसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जबकि देश के लिए बलिदान देने वाले अनेक वीर आज भी गुमनाम हैं। उन्हें उनका उचित सम्मान नहीं मिला है, या फिर उन्हें अपने महान बलिदानों की मान्यता के लिए मृत्यु के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा दोस्तों कि कुछ व्यक्ति को वीर सावरकर के लिए भी याचिका लेकर जानी चाहिए। इन्हीं की अदालत में अगर पहुंच जाए तो कमाल हो जाएगा। इनको सुप्रीम कोर्ट जरूर भेजना चाहिए। भाई ये अपने देश के लिए किस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे जो वीर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, किस तरीके से उनको मौत के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आप सोचिए। आप सोच रहे होंगे ये स्टैन स्वामी कौन है? फादर स्टैन स्वामी। क्या है कहानी, मैं जरा आपको बताता हूं। स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी झारखंड में कई दशकों तक काम किया। और भीमा कोरेगांव मामला जानते हैं ना, इसी मामले में 2020 में एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में इनको यूएपीए के तहत
एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सोचिए, राष्ट्र विरोधी धाराओं में ये सबसे उम्रदराज कैदी थे उस समय, 84 साल के, और पार्किंसन बीमारी से जूझते हुए जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण 2021 में उनकी हिरासत में मौत हो गई। और इनकी मौत के बाद इनके लिए एक स्तंभ बनाने की इजाजत दी गई, हाईकोर्ट ने दिया था। इसी मामले को वो बोल रहे हैं जस्टिस स्वामीनाथन कि जो विवादास्पद है, जिसको देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया, उसकी याद में तो बन सकता है, और जो हमारे राष्ट्र नायक हैं उसके खिलाफ इजाजत लेनी पड़ती है। जस्टिस स्वामीनाथन ने क्या कहा और क्या है, पूरे मामले को समझिए दोस्तों। कोर्ट ने माना कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू हो चुका था। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह पता होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने गुलामी के खिलाफ कितना कड़ा संघर्ष किया था। और कोर्ट ने दोस्तों उस ऐतिहासिक स्थल के आसपास अतिक्रमण हटाने, उसे एक पर्यटन एवं गौरव स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही है। और सुनवाई के दौरान दोस्तों जस्टिस स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बोलते हैं ना, क्या बिना खड़ग बिना ढाल के आजादी मिली? फिर तो जो लोग, जो हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, वो तो सब बेकार हो गया ना। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, झूल गए, वो खड़ग बिना ढाल था क्या? जिन्होंने युद्ध किया वो बिना खड़ग बिना ढाल था क्या? सिर्फ चुनिंदा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्थापित कर देना और लाखों लोगों को भूल जाना, यह हो रहा है। जस्टिस स्वामीनाथन इस बात पर जोर देते हैं, इतिहास को केवल विजेता के नजरिए से नहीं बल्कि बलिदान देने वालों के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने दुख जताया कि इतने बड़े बलिदान को इतिहास की किताबों में उचित स्थान नहीं मिला। और उनकी टिप्पणी दोस्तों सिर्फ एक स्मारक तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने इतिहास, पहचान, आज की पीढ़ी की समझ पर भी तीखा सवाल किया, दोहरे मापदंडों की बात कही। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, जिसमें 1857 से भी 100 साल पहले जो घटना थी और उसके लिए उन्होंने नथन कनवाई युद्ध के लिए स्तूप बनाने की इजाजत दी और सरकार को कई निर्देश जारी किए। ये बहुत बड़ा फैसला है। इसी तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक खबर आई, मैं सिस्टम बदलने की बात कह रहा हूं ना, ये खबर देखी मैंने और मुझे लगा कि ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में 75,000 केस निपटाए। 75,000। बड़े सारे लोग जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं ना, कोई फायदा नहीं है, हिम्मत नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन तो सोच भी नहीं सकते जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल काम किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं, लेकिन बमुश्किल 70 से 80 मामले ही पहुंच पाते हैं। ब्रिटेन देख लीजिए, मैं देख रहा था कि इसमें 200 से कुछ ज्यादा केस आए पिछले साल, 50 में ही फैसला सुनाए। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितना काम हो रहा है, और यह काम हो ही नहीं रहा। जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों, उन्होंने एक और बड़ा बदलाव कर दिया। अब ये जो नामी गिरामी लोग आते हैं ना, सिर्फ उनकी सुनवाई नहीं होगी, सबकी होगी। कुछ लोगों को बल्कि वरीयता दी जाएगी, त्वरित सुनवाई सुनिश्चित हो सके गरीबों तक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक। इस दिशा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा काम किया है और 4 नई श्रेणियां निर्धारित की है जिनको तुरंत सुनवाई की जरूरत पड़ती है। आप सुनिए, इसमें कितने नाम में आपको कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी मिलेंगे, आप खुद सोचिएगा। 4 वर्गीकरण श्रेणियों में पहली श्रेणी दिव्यांग जन और एसिड अटैक पीड़ितों द्वारा दायर मामले, इसको वरीयता दी जाएगी। दूसरी श्रेणी में 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित याचिकाएं आएंगी तो उसकी सुनवाई होगी। तीसरी श्रेणी
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के मामले में सुनवाई होगी। चौथी श्रेणी, विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर रहे लोगों की याचिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय मिले। दोस्तों भूले नहीं होंगे, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कोई भी मामला देखिए, बस बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंच गए, मतलब बाकी सब खत्म, यही सुनवाई होगी, इसी की चर्चा होगी, यही अखबार में छपेगा। अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है दोस्तों, और लगातार नियम कानून बना रहे हैं। यह नहीं कि ओरल मेंशनिंग होगी और सब कुछ बस खत्म, यह नहीं होगा। यह बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, और मैं मानता हूं कि इस दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुडिशरी में नए साल में जो चीजें हो रही हैं, दिख रही हैं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी चीज है। हमें इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। जय सिया राम। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना हो तो यही कमेंट कीजिए। और साथ ही दोस्तों देखिए, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन का भी ऑफर देता है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, इससे हमारी भी ताकत बढ़ती है नए साल में। और जुड़िए, हमें प्रोत्साहन देने का ये एक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।